Hi, I am Ronit Kumar Srivastava. Today I am here with the topic citizenship. This comes under part 2 of Indian Constitution which deals with the Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10 and Article 11. In this video I will talk about following points. What is citizenship? नागरिकता क्या है? Who are residing within the territory of India? वो कौन कौन से लोग हैं जो भारत के क्षेत्र के अंदर रहते हैं? Indian Citizenship Act of 1955. An explanation of all the articles from Article 5 to Article 11. What is citizenship? A relation between state and citizens. State confers certain privileges, certain benefits, certain rights on the citizens, and in turn citizens also have obligations, duties towards the state. नागरिकता एक संबंध है राज्य और नागरिक के बीच में, जिसमें राज्य नागरिकों को कुछ सुविधा, लाभ तथा अधिकार प्रदान करता है और उसके परिणाम स्वरूप में नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य तथा फर्ज होते हैं राज्य के प्रति. Citizenship determines a person's full potential membership in the country, his permanent allegiance to that, and legal acceptance by the state of his or her legitimate integration into the political setup. नागरिकता देश में एक व्यक्ति की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता, उस पर उसकी स्थायी निष्ठा और राजनीतिक एकीकरण की स्थिति द्वारा कानूनी स्वीकृति निर्धारित करता है. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नागरिकता जो है वो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप. Part 2 of Indian Constitution deal with the topic citizenship from Article 5 to Article 11. Now I will talk about who are those who are residing within the territory of India. वो कौन कौन से लोग हैं जो भारत के क्षेत्र के अंदर रहते हैं. दो तरीके के लोग भारत में रहते हैं. पहला एक भारत का सिटीज़न जिसको हम कहते हैं सिटीज़न, और दूसरा एलियन. सबसे पहले मैं सिटीज़न को एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में मैं एलियन को एक्सप्लेन करूंगा. अगर मैं सिटीज़न की बात करूं तो सिटीज़न वो होता है जो पूरी तरीके से एंजॉय करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. जैसे कि हमारे कंट्री में अगर हम ऋतिक रोशन को ले लें तो वो भारत के एक सिटीज़न हैं क्योंकि वो हर तरीके का सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं. अब मैं बात करूंगा एलियन की. ये जो टर्म एलियन है ये डिराइव्ड है लैटिन वर्ड एलिनस से, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स. ये जो एलियंस होते हैं जिसे हम स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स भी कहते हैं, ये दो तरीके के होते हैं. एक जो फ्रेंडली एलियन होते हैं और दूसरे जो एनिमी एलियन होते हैं. फ्रेंडली एलियन वो होते हैं जिसके देश से भारत के अच्छे और स्वस्थ संबंध होते हैं. सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्री विथ विच इंडिया शेयर गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप. एंड एनिमी एलियंस आर दोज विथ विच इंडिया इज़ एट वॉर. जैसे कि पाकिस्तान. सिटीजन्स ऑफ दोज कंट्री विथ विच इंडिया इज़ एट वॉर. पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक एनिमी एलियन है, एक एनिमी कंट्री है, और वहाँ से आए हुए नागरिक जो हमारे यहाँ रह रहे हैं वो एक एनिमी एलियन है क्योंकि वो एक एनिमी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं. अब ये जो एलियंस होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स कहते हैं, इन्हें हम एक दूसरे टर्म में माइग्रेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं. और जानने वाली ये बात है कि माइग्रेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक लीगल माइग्रेंट्स और दूसरे इलीगल माइग्रेंट्स. अब हम जानेंगे लीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं. सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री एंटर्ड इंडिया विद एनी पर्पस, एजुकेशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा विद ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इन अ लीगल मैनर. किसी भी देश का नागरिक भारत में प्रवेश करता है एक कारण से, और वो एक लीगल तरीके से एक लीगल मैनर में भारत में प्रवेश करता है. जैसे कि उसके पास उसका पासपोर्ट एक लीगल मैनर है भारत में प्रवेश का. और दूसरा होता है इलीगल माइग्रेंट्स. ये कौन होते हैं? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, आई एंटर इनटू इंडिया विद अ लीगल डॉक्यूमेंट लाइक वीज़ा, बट से दिस वीज़ा वॉज फॉर अ मंथ बट नाउ आई एम ओवर स्टेइंग इन इंडिया. मैं भारत में एंट्री किया एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ. सपोज़ करते हैं वो मेरा लीगल डॉक्यूमेंट था मेरा वीज़ा, बट
एक फ़िक्स टाइम था कि मैं इतने वक्त के लिए भारत में रहूँगा, पर अब जब वो वक्त ख़त्म हो गया है, मैं ओवर स्टे कर रहा हूँ भारत में, तो फिर मैं एक इलीगल माइग्रेंट कहलाऊँगा। दूसरा तरीका है, आई एंटर्ड इनटू इंडिया बट विदाउट एनी वीज़ा डॉक्यूमेंट, आई स्नीक इनटू इंडिया इलीगली। मैं तारों के नीचे से घुस के भारत में आया हूँ, मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं किसी लीगल मैनर से भारत में नहीं आया हूँ, तो फिर मुझे इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाएगा। अब मैं बात करूंगा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के बारे में, जिसके अंदर बात किया गया है हु कैन बी एन इंडियन सिटीजन, वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, हाउ द इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। सबसे पहला है बाय बर्थ, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ऑन द इंडियन सॉइल। एक बच्चा भारत की ज़मीन पर पैदा हुआ। बोथ द पेरेंट्स आर इंडियन, उस बच्चे के माता पिता दोनों भारतीय हैं, या एक भारतीय है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है। वन इज़ इंडियन एंड अनदर इज़ नॉट अ इलीगल माइग्रेंट। दूसरा प्रोसेस है डिसेंट, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न नॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। एक बच्चा भारत की ज़मीन पर पैदा नहीं हुआ है बल्कि भारत के बाहर पैदा हुआ है। ही कैन बिकम इंडियन सिटीजन, वो एक भारत का नागरिक बन सकता है बाय डिसेंट, provided if both the parents are Indian or one of the parent is an Indian, जिसके लिए उसके दोनों माता पिता इंडियन होने चाहिए या तो एक पेरेंट दोनों में से इंडियन होना चाहिए। तीसरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन। अगर कहें कि पिता इंडियन है और माता जो है वो फॉरेनर है, फादर इज़ इंडियन एंड मदर इज़ फॉरेनर, और जो बच्चा होता है हु इज़ नॉट बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में पैदा नहीं हुआ, नॉट बॉर्न विथ इंडियन वाइफ, जो एक भारतीय महिला से पैदा नहीं हुआ, ऑल्सो बिकम इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, वो भी एक भारत का नागरिक बन सकता है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। और इसके लिए ज़रूरी है दिस चिल्ड्रन शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर 7 years, बच्चे को भारत में 7 साल रहना होगा। अगला प्रोसेस है एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी। Puducherry was a French territory. When India acquired, the government has empowered to classify all these people are now Indian citizens. पुडुचेरी पहले एक भारतीय क्षेत्र नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र था जो बाद में भारत में शामिल हुआ। जब वो पूरी तरीके से भारत के क्षेत्र में मिल गया तब गवर्नमेंट ने अपनी सख्ती से वहाँ के सारे लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। अगला प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, आप भारत में पैदा नहीं हुए, और विथ अ इंडियन पेरेंट, आप किसी भारतीय माता पिता से पैदा नहीं हुए, वो भी इंडिया के बाहर। कंट्री हैज़ नॉट बीन एक्वायर्ड बाय इंडिया, आपकी कंट्री को भारत ने एक्वायर नहीं किया है, फिर भी आप भारतीय नागरिक बन सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। पहला कंडीशन है आई हैव गिवन अप माई प्रीवियस सिटीजनशिप, मैंने अपनी पिछली नागरिकता का त्याग कर दिया जिस राष्ट्र में बिलोंग करता था, जिस राष्ट्र में सदस्य था। और दूसरा कंडीशन है आई हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 14 years, मैं भारत में 14 साल के पीरियड तक रहा हूँ और इस 14 साल में मैं 11 साल लगातार भारत के अंदर रहा हूँ। Now I will explain each and every article under citizenship of India, that is Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10 and Article 11. Starting with Article 5. Article 5 को पढ़ने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। In case of India, India was being partitioned. They have to be very sure about who should be the Indian citizens. Now I will read what Article 5 talks about. Article 5 talks citizenship at the commencement of Constitution. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, either of whose parent was born in the territory of India or who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. अब मैं इसे हिंदी में समझाऊंगा। देखिए आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब है 26/1/1950। ये एक डेट है जब भारत का संविधान आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, तो उस वक्त सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 5।
आर्टिकल 5 के अंडर दो कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करने के बाद एक व्यक्ति नागरिकता हासिल करता है भारत की आर्टिकल 5 के अनुसार। पहला कंडीशन है एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, डोमिसाइल का सिंपल मतलब है परमानेंट एड्रेस। अगर आप किसी जगह पे परमानेंटली रहें तो वो आपका डोमिसाइल प्लेस हो जाता है। और इंडिया के केस में हमेशा डोमिसाइल का मतलब है इंडियन डोमिसाइल। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ और किसी कारणवश मुझे कल 5 सालों के लिए श्रीलंका जाना पड़े वीज़ा पे, और 5 साल बाद मुझे वापस भारत आना है क्योंकि परमानेंटली मुझे भारत में ही रहना है, मैं भारत से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर भारत मेरा डोमिसाइल है। जो दूसरा कंडीशन है उसमें हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस में से अगर कोई भी एक ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कोई व्यक्ति, तो फिर वो आर्टिकल 5 के अनुसार भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। पहला कंडीशन है कि वो व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर पैदा हुआ होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी एक भारत की सीमा के अंदर पैदा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर वो व्यक्ति भारत में रह रहा है तो फिर वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। मतलब कि 1945 से जो भी व्यक्ति 1950 तक भारत में रह रहा होगा वो इसके तहत नागरिकता हासिल कर सकता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। Article 6 deal with the problem which India was facing during partition. They have to be very sure about who should be Indian citizen. इंडिया का पार्टीशन हो चुका था, बहुत से लोग माइग्रेट कर रहे थे। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था सरकार के सामने कि वो कैसे डिसाइड करे कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 6 लाया गया। आर्टिकल 6 बात करता है दो तरह के व्यक्ति के बारे में। एक जो 1948 से पहले भारत में आ गया, वन हु केम बिफोर 1948 एंड वन हु केम ऑन और आफ्टर 1948। वो व्यक्ति जो भारत के अंदर पाकिस्तान से 1948 को या उसके बाद आए। यहाँ पर 1948 1948 को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इसी के दिन इंडिया के अंडर परमिट सिस्टम लाया गया था। इसके जरिए ही भारत के लोग पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के लोग भारत आ जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो पाकिस्तान से भारत 1948 के पहले आ गए थे। जो भी व्यक्ति 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ चुका होगा उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा 26/1/1950, जिसे हम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर वो ये दो मांगे या दो कंडीशंस को पूरी करता है, पहला ही या ईदर ऑफ हिज पेरेंट या एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। दूसरा, ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डे ऑफ माइग्रेशन। जब से वो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट किया है तब से वो इंडिया में ही रह रहा हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो व्यक्ति जो इस तारीख से पहले भारत में आया है पाकिस्तान से, तो वो आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। अब मैं बात करूंगा उस व्यक्ति की जो भारत में 1948 को या उस तारीख के बाद आया है। इसको या इसके तहत नागरिकता पाने के लिए, सिटीजनशिप पाने के लिए 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ही या ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, पहला। दूसरा, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट। वो व्यक्ति भारत रिटर्न करता है एक परमिट के द्वारा कि वो अब भारत पे ही सेटल करेगा। तीसरा, वो व्यक्ति जो भारत माइग्रेट किया है पाकिस्तान से अगले 6 महीने तक भारत में रहा हो। चौथा, इंडियन सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने या उस व्यक्ति ने किसी ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो। और आखिरी जो कि 5वां पॉइंट है, उस ऑफिसर ने जिसे उस व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किया हो, उस ऑफिसर ने
व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया हो। अगर ये 5 कंडीशन वो व्यक्ति सेटिस्फाई करता है जो इस तारीख को या उसके बाद आया हो, तो फिर आर्टिकल 6 के तहत वो व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 7, and one thing which is to be noted is that Article 7 overrides Article 5 and Article 6. आर्टिकल 7 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। इसके अंडर 2 केसेस हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करता है 1 मार्च 1947 दैट इज़ 1 मार्च 1947 के बाद, तो ऐसे सिटीज़न कभी भी भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं और उन्हें इंडियन सिटीजन्स नहीं कहेंगे। भले ही आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 उन्हें ये परमिशन क्यों ना दे, लेकिन आर्टिकल 7 के तहत उन्हें इंडियन सिटीजनशिप की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मैं सेकंड केस की बात करूंगा। सेकंड केस में अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया हो, पर इसके बाद वो वापस इंडिया आ चुका हो, ऐसे व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो। पहला कंडीशन है वो व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक या उसका कोई ग्रैंड पेरेंट भारत में जन्म लिया हो। दूसरा, वो व्यक्ति रिटर्न करता है भारत को एक परमिट के साथ कि अब वो भारत में ही रीसेटल करेगा। तीसरा, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से वापस भारत आया है वो अब भारत में माइग्रेशन के बाद अगले 6 महीने तक लगातार भारत में ही रहेगा या रहा होना चाहिए। चौथा, इंडियन सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए उस व्यक्ति ने किसी ऑफिसर को अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो। और आखिरी, उस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया हो। Now I will talk about Article 8 of Indian Constitution. Article 8 says citizenship of person of Indian origin but residing outside India. Article 8 उन व्यक्ति के बारे में बात करता है जो कि इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं पर वो अब्रॉड में रहते हैं। यहाँ पे अब्रॉड का मतलब सारे फॉरेन कंट्रीज़ एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में बात हो चुका है। ऐसे हर व्यक्ति जो इंडियन ऑरिजिन के हैं और फॉरेन में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 8। इसके तहत अगर 2 कंडीशंस ऐसे व्यक्ति सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। पहला कंडीशन है वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक या उस व्यक्ति का कोई भी ग्रैंड पेरेंट का जन्म एक अनडिवाइडेड भारत के अंडर हुआ हो, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर हुआ हो। दूसरा कंडीशन है जिस भी कंट्री में वो व्यक्ति रह रहा हो उस कंट्री का डिप्लोमेट या वहाँ का काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने उसे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर किया हो उस देश में जिस देश में वो व्यक्ति इस समय रह रहा है। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो फिर वो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के प्रयोग से इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड नहीं कर सकता। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 के ज़रिए अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू करेगी, लेकिन वो अधिकार सिटीजनशिप का अधीन होगा या सब्जेक्ट होगा लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट के। नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 11 जो है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बीच में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को एक अनफ्रैक्चर्ड पावर देता है, एक ऐसा पावर जिसकी वजह से पार्लियामेंट सिटीजनशिप के हर मैटर को डील करता है। किस तरीके के मैटर्स, सिटीजनशिप की प्राप्ति कैसे करे, इस मैटर को पार्लियामेंट डील करता है। किसी के सिटीजनशिप को कैसे समाप्त किया जाए ये पार्लियामेंट डील करता है। और सारे मैटर जो भी सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं उन सब को डील करता है पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 वो शक्ति देता है पार्लियामेंट को जिससे वो सारे मैटर सिटीजनशिप के डील करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द टॉपिक सिटीजनशिप। थैंक यू सो मच।